स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले हमने स्टडी किया था दैट इज अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट हुआ था लास्ट वीडियो में। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज 14। ठीक है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसमें सब बेसिक टर्म्स दी हुई है जो आपको 12th में भी बहुत अच्छे से काम में आएगी। उसमें देखो फर्स्ट दिया है कैन यू रिकॉल द क्वेश्चन। तो कैन यू रिकॉल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच इज द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है। तो आपको पता है कि सभी एलिमेंट नेचर में 180 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उस एलिमेंट में से कार्बन ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया कि व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट मेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मतलब कार्बन की ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच हो जाती है केमिस्ट्री की। जैसे केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सेपरेट ब्रांच। देखिए वो सेपरेट ब्रांच क्यों बनी है, क्योंकि कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये नई ब्रांच पड़ी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द कैटेनेशन। एंड कैटेनेशन इज नथिंग बट द इट्स एबिलिटी ऑफ कार्बन टू जॉइन विद द नंबर ऑफ कार्बन आइटम टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल या फिर बिग स्केलेटन। ठीक है, कि कार्बन की टेंडेंसी होती है कि कार्बन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन के साथ जॉइन होके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है। मतलब एक कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के साथ जॉइन होके कंपाउंड बनेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? इट्स एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ बॉन्ड विद नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के साथ वो नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है। मतलब एक कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के साथ जॉइन हो सकता है। मतलब एक कार्बन विद स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन के साथ जॉइन होके जॉइनिंग मतलब इसकी जो चैन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन एक साथ जॉइन के बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो उसकी जॉइनिंग वाली जो चेन है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कैटेनेशन। वो बहुत बड़ी चेन बना सकता है एक दूसरे के साथ जॉइन होकर। देन इसके बाद इसकी वजह से उसका एक सेपरेट ब्रांच बढ़ा जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी स्टडी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑफन यूज्ड इन आवर डेली डाइट। ठीक है, हम अपने डेली डाइट में हम अपने खाने में कौन से ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और जिसका कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके डाइट में आपके फूड में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेजेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स है, ये सब चीज़ें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें हम इनटेक करते हैं और डाइट में उसका प्रेजेंस होता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जो है वो क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन का दिया है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत पढ़ना बहुत इजी मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है कि हम ये चैप्टर एग्जैक्टली क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का एम क्या वो हमें पता चलता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल ऑफ द एलिमेंट ओनली कार्बन इज एबल टू फॉर्म अ इमेंस एरिया ऑफ कंपाउंड। जितने भी हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स में से कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इज एबल टू फॉर्म अ एरिया ऑफ कंपाउंड, इमेंस एरिया ऑफ कंपाउंड फॉर्म मतलब मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम मीथेन टू मीथेन दैट कंटेन ओनली वन कार्बन टू DNA दैट इज डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन बिलियंस ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब कार्बन जो है वो इमेंस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल को बनाता है, इमेंस एरिया ऑफ कंपाउंड को बनाता है। इमेंस एरिया मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल कार्बन से बन सकते हैं, और उसमें से स्टार्टिंग अगर हमने किया तो कार्बन जो है वो एक कार्बन वाले कंपाउंड मीथेन से लेकर DNA तक जिसमें बिलियंस ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं ऐसे कंपाउंड को बनाते हैं। इसमें 1 2 3 कहाँ तक बिलियंस, मतलब मीथेन ये बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है। तो मीथेन से लेकर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कौन है DNA जिसमें बिलियंस ऑफ कार्बन होते हैं। एक कार्बन से लेकर बिलियंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को
हम बना सकते, मतलब ऑलरेडी ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एक कार्बन से बिलियंस ऑफ कार्बन तक के कंपाउंड बना सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन के कंपाउंड जो है वो एक कार्बन से भी बना रहे, इवन बिलियंस ऑफ कार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल। आपको पता होगा कि पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन करने के पहले जो ऑयल होता है, ठीक है, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, जो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें सभी अलग अलग कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, जिसमें केरोसिन ऑयल, डीजल और अलग अलग कंपोनेंट उसमें मिक्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। और उसमें से हम जो चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करना, हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दिस ऑल आर द हाइड्रोकार्बन्स, वो सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और उस हाइड्रोकार्बन से मतलब ये सभी जो कंपाउंड्स है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन नेचर। हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। जो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो क्रूड ऑयल का जो मिक्सचर उसमें भी सभी हाइड्रोकार्बन ही प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से हम स्पेसिफिक पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मतलब हाइड्रोकार्बन भी हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे क्रूड ऑयल का, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फिर इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जिसमें ड्रग्स और मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है, तो वो मेडिसिन भी क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बहुत सारे मेडिसिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए उसको, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को हम केमिकल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम मेडिसिन को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो हमें यूजफुल है। उसके बाद we need to study the organic compound for they are interesting in their own right and their functions are greatly important। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी स्टडी करना हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और हमारी लाइफ में उसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है। ये जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इवन हमारे डेली लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हमें चैप्टर पढ़ना। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया। हमने ये देखा कि सभी एलिमेंट में से कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसमें वो इमेंस एरिया ऑफ कंपाउंड को बनाता है। एक कार्बन से लेकर बिलियंस ऑफ कार्बन तक के कंपाउंड हम बना सकते हैं, मीथेन से लेकर डीएनए तक। उसके बाद बहुत सारे जो क्रूड ऑयल्स होते हैं उसमें भी कार्बन होता है। क्रूड ऑयल में ये होता है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऐसे बहुत सारे ऑयल का मिक्सचर होता है, जिसमें से हम पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और आपका फ्यूल का तो यूज़ होता ही है, विदाउट फ्यूल पॉसिबल ही नहीं है। और बस ये है कि ये जो क्रूड ऑयल होते हैं उसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हो, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट भी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, वो भी एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को केमिकल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसलिए मेडिसिन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली कार्बन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस हमारे लिए है ही, तो इसीलिए हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। और उसमें भी हमें क्या पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको पूछा है ट्राइग्लिस में एक पॉइंट है कि फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वैनिलीन, कैम्फोर एंड पैरासिटामोल यूजिंग द इंटरनेट। आपको इंटरनेट के हेल्प से इन सब के स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। स्ट्रक्चर मिलने के बाद आपको ये देखना है कि उसमें जो कार्बन आइटम प्रेजेंट है, आपको ये मार्क करना है सबके कंपाउंड की सभी में कितने कितने कार्बन प्रेजेंट है, वो मार्क करना है। उसके बाद कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, वो मार्क करना है। ठीक है, और हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, वो भी हमें इसमें आइडेंटिफाई करनी है। ये सब हमें कब पता चलेगा, जब आप इंटरनेट से उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, तो आप मतलब पता करोगे, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगा। आई होप आप ये कर सकते हो। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। अब जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर हमें स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट दिए कि कोई भी आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको बोले तो उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करो, तो आप उसको नंबर ऑफ वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको ट्राइग्लिस में दिया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये उसी का ही पार्ट है, तो हम देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या आपका हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमें क्या करना है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें इसका, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करना है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, अब उसके लिए आपको अलग अलग तरीके, आपने इसके प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है कि हम मॉलिक्यूल का या फिर कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते टाइम आपको सबसे पहले उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है वो पता करना है। उन एटम के हमें पहले सिंबल लिखना है। सिंबल लिखने के बाद हमें सभी एटम को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइन, दैट इज नथिंग बट द बॉन्ड। ठीक है, मतलब उसके बीच में हमें कोवैलेंट बॉन्ड शो करना है बाय शोइंग द लाइन और बाय शोइंग द डैश। ठीक है, तो उससे हमें उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं मीथेन का, तो आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, मीथेन का फॉर्मूला हम लिखते हैं CH4 से। मीथेन क्या है, उसका फॉर्मूला है, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला दैट इज CH4, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। CH4 क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हमें उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, उसको स्ट्रक्चर के तरीके से रिप्रेजेंट करना है। CH4 जो मैंने लिखा है क्या है इसका, इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हमें उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के हमें क्या पता है कि हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। उन एलिमेंट के हम पहले सिंबल लिखेंगे, तो कार्बन इस एलिमेंट का सिंबल जो है वो C है। उसके बाद हम हाइड्रोजन इस एलिमेंट के एटम का सिंबल लिखेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, हमने उसका सिंबल लिख लिया। और उसके बीच में हमें इनको ज्वाइन करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डैश ड्रॉ करना है, एंड डैश इज नथिंग बट द कोवैलेंट बॉन्ड। डैश क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड है, जो शेयरिंग की वजह से बना होता है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, उनके शेयरिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम डैश से शो करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, नाउ उसके बाद इसी का ही अगर हमें कन्वर्शन करना है उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ये क्या हो गया उसका सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अगर हमें यही उसको ड्रॉ करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर निकालना है हमें, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें फिर से वही कि हमें जो आइटम उसमें इन्वॉल्व है उन आइटम का हमें सिंबल लिखना पड़ेगा। जैसे मीथेन में हमें पता है कि हमारे पास एक कार्बन है, उसका सिंबल हमने लिख लिया सेंटर में। उसके बाद हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, जिसका सिंबल हमने लिख लिया उसके सराउंडिंग में। उसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना होता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम लिख लेंगे उसके सराउंडिंग में। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके सराउंडिंग में लिख लिया। उस जो कार्बन का सिंबल है उसके सराउंडिंग में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। उसके बाद मैं हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करूंगी। ठीक है, उसी के अराउंड में, इसके अराउंड में, हाइड्रोजन के अराउंड में, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के अराउंड में, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अराउंड में। तो हाइड्रोजन में तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर दिया। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया। ऑलरेडी कार्बन का था, ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का वैलेंस मैंने शो कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड जो 2 डॉट इन 2 एटम के बीच में है दैट रिप्रेजेंट्स द कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो 2 डॉट, एक कार्बन का डॉट और एक हाइड्रोजन का डॉट, ये जो 2 डॉट बीच में है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो 2 डॉट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिससे जो शेयरिंग से बना है हम कैंसिल। इसको हम क्रॉस सेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट और क्रॉस सेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉन अगर मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है मैं क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इसको हम बोलते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा भी इसको हम और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोस्टली हम इसको ही यूज करते हैं। इसको बोलते हैं लेडिस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज
इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाय गिविंग द डैश। हमने इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस टू इलेक्ट्रॉन अगर हमने उसके बीच में डैश ड्रॉ कर दी तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल लेविस फॉर्मूला। वैसे तो हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इट इज गिवन बाय लेविस, इसलिए हम उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस टू इलेक्ट्रॉन हम क्या शो करेंगे, इसके बीच में डैश शो करेंगे तो वो और भी सिंपल हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लेविस फॉर्मूला भी हम इसको बोल सकते हैं, सिंप्लीफाइड करके लेविस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। एंड केमिस्ट हैव डेवलप्ड सम और मोर वेज टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फुलफिलिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और आपको ये भी पता है कि केमिस्ट ने ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिससे हमें उसको पढ़ना इजी हो जाए और उसकी स्पेसिफिक जो भी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर थी वो पूरी फुलफिल करके अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें हम सिंबल लिखते और डैश से को ज्वाइन कर देते हैं। दूसरा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वहाँ पे हम जो भी आपके आइटम्स है उनके आइटम के सिंबल लिखते हैं पहले, ठीक है। जो आइटम सेंटर में रहेगा वो सेंटर में, जो सराउंडिंग में वो आइटम सराउंडिंग में लिखेंगे और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके सराउंडिंग में हम शो करते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने के बाद दो आइटम के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाते हैं वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एलिमेंट को कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया है। उसमें से आपको दिया है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला की हेल्प से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है, जो कंडेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो आपको पॉइंट दिया कि अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा और डैश स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। डैश स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट किया और डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट किया। अब नंबर ऑफ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना चाहा। उसमें से पहला है कंडेंस फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से भी हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, उसको हम ज़िगज़ैग लाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड है ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल इन 3D, मतलब मॉलिक्यूल को हम 3 डायमेंशनली ड्रॉ करके भी उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पहला देखना है कंडेंस फॉर्मूला। एग्जैक्टली कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब कंडेंस फॉर्मूला अगर हमें स्टडी करना है तो कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि आपको वहाँ पे सम या फिर मोर बॉन्ड जो है वो आपको हाइड करना है। मतलब हम क्या करेंगे कि एटम मॉलिक्यूल के कुछ बॉन्ड या फिर सभी बॉन्ड हम क्या कर देंगे, उसमें हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। मतलब हमें ये बॉन्ड ड्रॉ किया, हमें ये बॉन्ड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे CH2 का कंडेंस फॉर्मूला में लिखना है तो CH2 का मैं कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखूंगी, CH2 का कंडेंस फॉर्मूला में मुझे ये चारों बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कार्बन लिख लिया और चारों हाइड्रोजन आइडेंटिकली जैसे है तो मैं उसको मतलब सभी हाइड्रोजन एक जैसे ही है, एक ही आइटम है, इसलिए हम डायरेक्टली उसमें हाइड्रोजन लिख लेंगे और चारों हाइड्रोजन ही है तो एज अ सब्स्टिट्यूट हम 4 को लिख लेंगे इसके सब्स्टिट्यूट में। मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको मैंने एज अ सब्स्टिट्यूट 4 लिख लिया तो ये हो गया उसका कंडेंस फॉर्मूला CH4। अगर मुझे इथेन की बात करनी है तो अगर मैं इथेन का कंडेंस स्ट्रक्चर लिखना चाहती हूँ तो आपको पता है कि इथेन के फॉर्मूले में इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहेगा। इथेन में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं तो हमने 2 कार्बन का सिंबल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन में से मैं 3 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के सराउंडिंग में ड्रॉ करूंगी, 3 हाइड्रोजन जो है मैं इस कार्बन के सराउंडिंग में ड्रॉ करूंगी और इन हाइड्रोजन को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डैश फॉर्मूला में मैं डैश से अटैच कर दूंगी। ये हो गया उसका डैश फॉर्मूला। फिर इलेक्ट्रॉन और तो आपको पता ही है इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस डैश हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे। एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक डैश मतलब उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक आइटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम का। इस तरीके से एक डैश एक लाइन मतलब 2 बॉन्ड उसमें रहते हैं। अब वही अगर मुझे यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला में ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन मैंने लिख लिया, एक कार्बन को तीनों हाइड्रोजन ही अटैच है, मतलब ये आइडेंटिकल है। इसमें ये जो 3 हाइड्रोजन वो आइडेंटिकल है तो मैं तीनों को अलग अलग ना लिखते हुए इन तीनों के बॉन्ड गायब कर दूंगी, हाइड कर दूंगी और मैं डायरेक्टली हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख लिया और मैंने इसके सब्स्टिट्यूट में 3 लिख लिया तो आपके तीनों हाइड्रोजन उसमें मर्ज हो गया, आपको बॉन्ड निकालने की जरूरत नहीं, मतलब तीनों बॉन्ड हाइड हो गए।
देन उसके बाद ये बॉन्ड आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्बन है, उसको शो किया, उसके भी पास 3 हाइड्रोजन है तो उसके भी बॉन्ड को मैंने हाइड कर दिया, तो तीनों हाइड्रोजन की जगह पे मैंने एक हाइड्रोजन लिख लिया और उसके सबसेट में लिख लिया, मतलब इसमें तीनों हाइड्रोजन आ गए। ये हो गया उसका कंडेंस फार्मूला ऑफ इथेन। किसका कंडेंस फार्मूला है? इट्स अ कंडेंस फार्मूला ऑफ इथेन एंड ये क्या है? मीथेन, ठीक है। वही मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्मूले में ड्रॉ किया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने ये बॉन्ड ड्रॉ किया बट इसको भी हम हाइड करके लिख सकते हैं। इसको अगर मैंने हाइड कर दिया तो इसको हाइड करने के बाद क्या आएगा? सिंपल CH3। आपको वहाँ पे इमेजिन करना है कि इसमें मैंने बॉन्ड नहीं ड्रॉ किया बट कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है और ये आपको याद रखना है। हम सिर्फ हाइड करके रखते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती बट उसमें बॉन्ड होता है, हम इमेजिन करते हैं, आप कंसिडर करते हो कि इसमें अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कार्बन 2 कार्बन अगर है तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, फिर उसके बाद 2 कार्बन के साथ बॉन्ड होने के बाद एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। इस टाइप से कार्बन के बीच में बॉन्ड है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हो। आप इस दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक तो ये तरीके से या फिर ये तरीके से आप लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये हो गया आपका कंडेंस फॉर्मूला। उसके बाद है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन और जिगजैग फॉर्मूला में आप कैसे कर सकते हो? बॉन्ड लाइन और जिगजैग फॉर्मूला में आपको क्या करना है, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन में हम हाइड्रोजन और कार्बन का सिंबल लिखेंगे ही नहीं। हमें यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल के अंदर का या फिर कंपाउंड के अंदर का, उसको हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंगल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक सिंगल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 2 कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल लाइन मतलब क्या कि हमने क्या ड्रॉ किया है, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड हमने ड्रॉ किया, ऐसे कंसिडर हो जाएगा। और उसमें तो हाइड्रोजन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब हमने, और ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो आप लाइन जिगजैग पैनल से भी शो कर सकते हो, जैसे इस टाइप से भी शो होती है, एक लाइन जिसमें कार्बन लगा, फिर दूसरा ऐसा, इस जिगजैग पैनल से भी आप उसको शो कर सकते हो, ठीक है। हमें क्या करना है, इस रिप्रेजेंटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन के सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते, छोटी लाइन सिंगल लाइन ड्रॉ करते तो दैट इंडिकेट कि उसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हम बता सकते। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब क्या कि इसमें एंडिंग में भी कार्बन है और स्टार्टिंग में भी कार्बन है। हम भले ही ना लिखे बट हमें ये अंडरस्टैंड करना ही है कि दोनों कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट है। और उसके बाद और ये लाइन को हम जिगजैग पैटर्न में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि लाइन के एंडिंग में, लाइन कहीं पे भी खत्म हो, आप जिगजैग लाइन कितनी भी बड़ी ड्रॉ हो, लेकिन आपको याद रखना है कि लाइन के एंडिंग में हमेशा क्या रहता है, मिथिल ग्रुप रहता है, ठीक है। जैसे मैंने ये जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दी तो आपको याद रखना है कि इसका जहाँ पे भी एंड रहेगा उस एंड पे क्या रहता है, CH3। कोई भी एंड हो, चाहे फ्रंट एंड हो, फर्स्ट एंड हो, लास्ट एंड हो या फिर कैसा भी, ऊपर का एंड हो, नीचे का एंड हो, कोई भी एंड अगर है तो एंडिंग में हमेशा क्या रहेगा, मिथिल ग्रुप प्रेजेंट। इसका नाम क्या है, मिथिल ग्रुप, ठीक है। एंडिंग में हमेशा क्या रहेगा, मिथिल ग्रुप। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे भी एंडिंग में क्या है, CH3। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि एंडिंग में अगर है तो CH3 है, लेकिन अगर दो लाइन एक पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट होती है, दो लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होगी उसकी वैलेंसी, उस कार्बन की वैलेंसी आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। अब मैंने ये एक लाइन और ये एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर लिया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका कार्बन है और उसकी वैलेंसी अगर हमें सेटिस्फाइड करनी तो आपको उसके आजू बाजू बॉन्ड देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड एक है, एक बॉन्ड हो गया, उसके बाद ये दूसरा बॉन्ड है और हमारे पास 2 ही बॉन्ड हो गए। और हमारे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑलवेज इट बिकम्स 4, दैट इज कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। उसके आजू बाजू में कितने बॉन्ड रहना चाहिए, कार्बन के आजू बाजू में हमेशा 4 बॉन्ड्स रहना ही चाहिए, उसके 4 बॉन्ड उसके आजू बाजू में दिखना ही चाहिए। और इसके वजह से यहाँ पे तो हमने 2 ही बॉन्ड ड्रॉ किए। अब उसकी 2 वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करेगा, उसकी जो बची हुई 2 वैलेंसी है वो 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे CH2। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे हमेशा CH2 होता है, ठीक है। और एंडिंग में हमेशा CH। और एंडिंग में CH क्यों है, क्योंकि एंडिंग का कार्बन अगर हमने लिखा तो एंडिंग के कार्बन में एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड है मतलब एक अटैचमेंट है, लेकिन हमारे कार्बन पे कितने अटैचमेंट होती है, 4 अटैचमेंट, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है तो
तो वो 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड उसके आजू बाजू में रहना जरूरी है। तो उसमें तो एक ही बॉन्ड है, मतलब और 3 बचते हैं, तो 3 को हम सेटिस्फाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन। एक बॉन्ड है बट 3 बॉन्ड नहीं है, मतलब 3 हाइड्रोजन हम वहाँ पे लिख लेंगे और तीनों बॉन्ड वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे मिलाकर तो 4 बॉन्ड उसके अराउंड में हो जाते हैं। आपको याद रखना है कि जहाँ पे एंडिंग आती है वहाँ पे CH3 होता है, और जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे, जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे क्या रहेगा आपका CH2। ये आपका सिंगल लाइन अगर अटैच हो रही है तो ही CH2 रहेगा। जैसे ये भी सिंगल लाइन है और ये भी सिंगल लाइन है, तो क्या रहेगा CH2। यहाँ पे भी क्या है CH2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई वहाँ पे क्या रहेगा CH2, वो भी सिंगल लाइन। ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन और जिगजैग। एक और आपको एग्जांपल दिया है, जैसे अब मुझे ये ड्रॉ करना है CH2 CH3 CH3 CH2 को मुझे ड्रॉ करना है इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग और लाइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ये इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं जिगजैग फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं जिगजैग फॉर्मूला बोलते हैं। और मुझे यहाँ पे इतने का ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधी लाइन जिसमें ये अभी ड्रॉ की। आप पूछ रहे हैं कि अगर मुझे प्रोपेन का ड्रॉ करना है तो क्या बोलूँगी, प्रोपेन मतलब क्या CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, CH3 CH2 CH3 ये क्या है प्रोपेन है। ठीक है, अब प्रोपेन यहाँ का ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में हो चुका है, अगर आपको पता है तो मीथेन के प्रोपेन के फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन है। अब इसका अगर मुझे जिगजैग ड्रॉ करना है मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्या है, कॉर्नर पे क्या है CH3, ओके, ये CH2 हो गया, ये CH4, और जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट हुई, ये जो कार्बन है वो हमेशा क्या रहता है CH2। ये हो गया आपका जिगजैग फॉर्मूला ऑफ द प्रोपेन। किसका फॉर्मूला है ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। ये क्या है प्रोपेन का, इट्स अ कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है कंडेंस फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। ठीक है, कंडेंस प्रोपेन हो गया, और ये क्या है जिगजैग और बॉन्ड लाइन प्रोपेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इट्स अ कंडेंस फॉर्मूला प्रोपेन एंड इट्स अ जिगजैग और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द प्रोपेन, जहाँ पे आपको सिंपल लाइन से बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, अगर कोई हेटेरो एटम उसमें अगर प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है, अगर आपको एग्जांपल दिया है CH3 एक मैंने ड्रॉ किया है C2H5OH। ठीक है, इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसे C2H5 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 CH2। देखो ये 2 कार्बन, ये 1 और ये 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, ये 3 और ये 2 5, और एंडिंग में आएगा OH। आपको ये भी याद रखना है कि एंडिंग में हमेशा क्या होता है CH। आप कितनी भी बड़ी कार्बन की शेप में ना लिखो, एंडिंग में हमेशा CH3 ही रहेगा और मिडल में हमेशा CH2 ही रहता है, और हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब इसमें हेटेरो एटम अटैच है, तो एक साइड में कार्बन का एंडिंग CH3 से होगा और एक साइड में आपका हाइड्रो OH भी प्रेजेंट है। अब इसका अगर हमें कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो कैसे, सॉरी कंडेंस फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ क्योंकि मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ पे हाइड कर दिए, तो ये उसका कंडेंस फॉर्मूला होगा। अब मुझे इसका लिखना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और जिगजैग फॉर्मूला। क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि मैं पहले यहाँ पे CH3 एक था, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड मतलब क्या, मैं एक सीधी लाइन शो करती हूँ। ठीक है, 2 कार्बन के बीच का मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ की, मतलब एंडिंग में क्या है CH3 है। ठीक है, एंडिंग में क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है CH2। अब इसके बाद कार्बन अगर होता तो मैं और एक लाइन ड्रॉ करूँ, बट यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मुझे ये ऑक्सीजन शो करना ही पड़ेगा। मुझे क्या शो करना पड़ेगा, ये जो कार्बन है इसे लाइन ड्रॉ की, बट यहाँ पे मैं कार्बन नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मुझे O लिखना पड़ेगा, O के बाद वाला H भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस तरीके से उसका फॉर्मूला है, मतलब ये कार्बन और ये OH। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको टेबल नंबर 14.1 दिया, आप उसको घर में ट्राई करो या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। ठीक है, इस लेक्चर में यही था। थैंक यू सो मच।